नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। संसदीय छिन जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया गया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो यहाँ 4 साल पहले आए थे और यहाँ से सांसद बने। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चुनाव प्रचार करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन आप सब ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। Wayanad are concerned, my disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you. Because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son. And that is not going to change. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship. वहीं बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उनके खिलाफ एक मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। रात के करीब 1:30 बजे जब राजस्थान के बूंदी जिले में उनकी गाड़ी रुकी तो उनके मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, अभी तो उसे बस रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में जब उनकी गाड़ी रुकी तो उनसे एक सवाल के जवाब में कहा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। कोई एक सवाल कर रहा था कि माफियागिरी खत्म के बारे में। मैं इतना कह रहा हूं कि माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो बस खाली रगड़ा जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा और रवि मारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक बिजनौर पुलिस की सातिर माफिया आदित्य राणा के गिरोह से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें आदित्य राणा ढेर हो गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। मारे गए माफिया आदित्य राणा पर 43 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो 2 बार पुलिस कस्टडी से भी फरार हो चुका था। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम परिसर में फोर्स तैनात है और अलग अलग दलों के उम्मीदवार निगम कार्यालय पहुंचने लगे हैं। वहीं डीएम नवनीत सिंह चहल नगर निगम परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सभी व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त मिली। आपको बता दें कि नगर निगम कार्यालय में 21 कमरों में नामांकन प्रक्रिया चालू है। मेयर के प्रत्याशियों के लिए अलग से सदन कक्ष में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नामांकन 17 अप्रैल तक चलेगा। उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को नामांकन स्थल से 200 मीटर दूरी पर ही रोका जा रहा है। वहीं नामांकन के लिए केवल निर्वाचक अभिकर्ता और प्रस्तावक सहायता के लिए एक व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति मात्र दी जा रही है। देखिए, आज नगर निगम का जो कार्यालय है यहाँ पर और सभी हमारे जो 100 वार्ड्स हैं उनके वार्ड मेंबर्स के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। आज 11 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक नॉमिनेशंस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यहाँ पर 21
35 आरओज़ हैं, एक मेयर के पद से एक रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके अतिरिक्त जो हमारे 100 वार्ड्स हैं, प्रत्येक 5 वार्ड पर एक आरओ की नियुक्ति की गई है। सभी के लिए अलग अलग कक्षों में नॉमिनेशन फॉर्म्स का वितरण करने की जो जिम्मेदारी है वो सभी आरओज़ अपने AROs के साथ निभा रहे हैं। इस संबंध में आज निरीक्षण किया गया। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है नगर निगम के संबंध में तो नगर निगम कार्यालय में हो रही है, इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न नगर पालिका नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं वहाँ की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो संबंधित तहसीलों में हो रही है। तो सभी SDM वहाँ पर जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नगर निगम कंडक्ट भी लागू हो चुकी है, तो किस तरह से तमाम चीज़ों को जो पूरे गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए? राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत उनकी अधिसूचना जारी होने के उपरांत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और जो हमारे सभी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारी 5 नगर पालिकाएँ हैं, 7 नगर पंचायतें हैं या नगर निगम है, वहाँ पर हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो टीम्स गठित है वो जैसे ही अधिसूचना जारी हुई तब से ही लगातार कार्य। वहीं फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। ये घटना थाना लाइन पार क्षेत्र के आजाद नगर की है, जहां एक विवाहिता का घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मृतका की उम्र 22 साल बताई जा रही है और 2020 में उसकी शादी विकास नाम के युवक से हुई थी। वहीं मृतका के भाई ने महिला की हत्या की बात कही है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कोई दिक्कत ना आती सब सही है तो और वो कुछ मन ना लगा तो काम कर रहे हो। अच्छा उन दिनों तक महीना लाट तो दवाई कराई में पापा ने कराई सबने कराई नहीं उसने मुझे कुछ नहीं बताया। परसों ही मिल के गए थे बात कुछ ना बताई हमारे दीदी बस मेरा मन ना लगा तो मैंने की लगन लगे लला। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में तैरता हुआ एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। ये मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के गंगा घाट का है, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव गंगा में तैरता हुआ देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की शिनाख्त में जुट गई। वहीं रायबरेली में 3 भाइयों को मामूली विवाद में पड़ोसियों ने जमकर पीटा। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने तीनों भाइयों की जमकर पिटाई करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। मामला शहर कोतवाली के इलाके के अब्दुल खां फाटक का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले महफूज अपने 2 भाइयों के साथ मस्जिद में रोजा खोलने जा रहे थे। उसी दौरान घर के सामने खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर पड़ोसी अशरफ से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद अशरफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पिटाई कर मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एक गल्ला मंडी के 3 लोग आए, कोतवाली से कांस्टेबल के द्वारा लाया गया है, जो कि मारपीट का केस है। पता चलने पे ये तीनों लोगों का नाम, एक का नाम है मंसूर है, एक का नाम है महफूज है, एक का नाम है मंसूर। तीनों लोग एक ही घर के हैं। बाकी किसी बात पे लेकर मारपीट हुआ, जो कि जिसका मेडिकल किया गया है। हुआ ये कि मैं दुकान बंद करके जा रहा था, देखा ये माशूक महफूज ये तीनों भाई अपना रोज़ा खोलने के लिए जा रहे थे और ये बगल में हसरत नाम का बगल में पड़ोसी ही इनका 5-6 लड़कों के साथ अपने आया और गाड़ी हटाने के चक्कर में कोई बात हुई तो गत्ते अपने फैलाए थे। गाड़ी हटाने के चक्कर में कोई बात हुई तो उसी में इन लोग सबको गिरा के मारा। 6-7 भाई थे ये लोग और ये 2-3 लोग थे और गिरा के मारा। वहीं गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास लगी भीषण आग। इस आग के चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक फर्नीचर की दुकान के बगल में रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। उसके बाद आग ने विकराल रूप धारण करते हुए आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कई राज्यों के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत के एक मामले का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधवन का नाम लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है। क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो है जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस
की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है, कौन इस बात से डरा हुआ है, कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, ये बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़, क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचा। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनशन पर बैठने के बाद खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सचिन ने कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने बहुत सारे घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो वसुंधरा जी और बीजेपी के शासन में तमाम जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। अब जब हम सरकार में हैं, 4 सालों से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो अनशन पर बैठे हैं। और अब सचिन पायलट ने अनशन खत्म कर दिया है, वो दिल्ली आने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज ये निर्णय होगा कि वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर कोई और राजनीतिक रास्ता अख्तियार करेंगे। हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को।
आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। और मैं उम्मीद करता मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।